नमस्कार। आज हम भारतीय कॉर्पोरेट जगत की हालिया हलचलों पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हमें मिले स्रोतों से पता चलता है, ये पहली तिमाही मतलब Q1 FY26 के नतीजों का और कुछ बड़ी रणनीतिक चालों का और हाँ, कुछ अहम सुर्खियों का दौर रहा है। तो चलिए इन जानकारियों को ज़रा खोलते हैं। देखते हैं कि कौन सी कंपनियां चमकी, कहाँ थोड़ी चुनौतियां रहीं और बिजनेस की दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तिमाही कई मायनों में खास रही है, सही कहा आपने। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दमदार प्रदर्शन से लेकर बैंकिंग सेक्टर की थोड़ी मिली-जुली सी तस्वीर और कुछ दिलचस्प अधिग्रहण सौदों तक समझने के लिए काफी कुछ है। तो शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही करते हैं। इनके तिमाही नतीजे तो काफी चर्चा में रहे। प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल देखा गया है ना। निश्चित रूप से उनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, उसमें 76 से 78% की बढ़ोतरी है। हालांकि इसमें वो एशियन पेंट्स वाली हिस्सेदारी बिक्री से मिला एक वन टाइम गेन भी है। हाँ, वो करीब 8,900 करोड़ का था। जी हाँ, बिल्कुल। पर अगर उसे हम हटा भी दें तो भी जियो और रिटेल बिजनेस में मतलब डबल डिजिट ग्रोथ के चलते प्रॉफिट लगभग 25% बढ़ा है। तो ये उनके कोर बिजनेस की मजबूती दिखाता है। और रिटेल में एक और बड़ी खबर है, केल्विनेटर ब्रांड का अधिग्रहण। इसका क्या मतलब समझें? हाँ, रिलायंस रिटेल ने करीब 1600 करोड़ रुपए में कैल्विनेटर को खरीदा है। देखिए, ये उनकी जो पुरानी भारतीय ब्रांड्स है ना, जैसे कैंपा कोला या लोटस चॉकलेट्स, उनको फिर से जीवित करने की जो स्ट्रैटेजी है, उसी का हिस्सा लगता है। अच्छा, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। घरेलू उपकरणों के बाजार में उनकी पकड़ और मजबूत होगी इससे। और उधर जियो का प्रॉफिट भी 25% बढ़ा है और उनके 5G ग्राहक वो अब 200 मिलियन पार कर गए हैं। जबरदस्त। अब जरा बैंकिंग सेक्टर की तरफ देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग सी लग रही है। एक्सिस बैंक में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। हाँ, एक्सिस बैंक का प्रॉफिट Q1 में 4% गिरा है। एक बड़ी वजह यह है कि उनके जो खराब लोन है मतलब स्लिपेजेस, वो बढ़े हैं। अच्छा। और खबरों के मुताबिक इसमें शायद आरबीआई के हस्तक्षेप की भी भूमिका हो सकती है। हो सकता है बैंकों को अपनी एसेट क्लासिफिकेशन प्रैक्टिसेस पर दोबारा सोचने को कहा गया हो। और साथ ही टॉप मैनेजमेंट में भी बदलाव हुए हैं। अर्जुन चौधरी ने इस्तीफा दिया है और नीरज गंभीर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। लेकिन क्या सभी बैंकों का यही हाल है या कुछ सरकारी बैंकों ने शायद बेहतर किया? नहीं, तस्वीर मिली जुली है। जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी, उसका प्रॉफिट तो 76% उछलकर 1111 करोड़ हो गया। ये उनका अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा है। अरे वाह। हाँ, इसकी मुख्य वजह है कम प्रोविजनिंग और बढ़ी हुई जो अदर इनकम होती है वो। दूसरी तरफ बंधन बैंक का प्रॉफिट माइक्रो लोन सेगमेंट में तनाव के चलते 65% गिर गया। ओ। हाँ, हालांकि एक पॉजिटिव साइन ये है कि एसबीआई का जो 25,000 करोड़ का क्यूआईपी था, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हाँ, फंड जुटाने का तरीका। बिल्कुल, बड़े निवेशकों से वो 3-4 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो ये दिखाता है कि निवेशकों का बैंकिंग सेक्टर में भरोसा अब भी है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब स्टील सेक्टर की बात करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे तो काफी शानदार रहे, सही? बिल्कुल सही। जेएसडब्ल्यू स्टील का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 158% बढ़कर 2184 करोड़ रुपए हो गया। कारण कम लागत और बढ़िया सेल्स वॉल्यूम। और कंपनी ने ओडिशा में अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए स्ट्रेटेजिक लैंड खरीदने के लिए करीब 680 करोड़ रुपए में सैफ्रन रिसोर्सेज का अधिग्रहण भी किया है। और हाँ, बीईएमएल को भी डिफेंस मिनिस्ट्री से बुलडोजर सप्लाई के लिए करीब मान लीजिए 157 से 185 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। अच्छा, टेक जगत में देखें तो विप्रो के नतीजे आए हैं। हाँ, विप्रो का प्रॉफिट लगभग 10-11% बढ़ा है। हालांकि रेवेन्यू मतलब आय वो करीब करीब फ्लैट ही रही है। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात है, उनके बड़े डील विंस। उनका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, टीसीवी जिसे कहते हैं, वो करीब $5 बिलियन का है। ये भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल। और उधर भारतीय एयरटेल ने अमेरिका की एआई सर्च इंजन कंपनी परप्लेक्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है। इसके तहत ग्राहकों को प्रीमियम एआई सेवाएं मुफ्त मिलेंगी। इंटरेस्टिंग। इन बड़े सेक्टरों के अलावा कुछ और अहम घटनाक्रम जिन पर ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, कुछ और खबरें भी हैं। पहली, टाटा मोटर्स इटली की ट्रक बनाने वाली कंपनी आवेको में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए एक्सोर से बातचीत कर रही है। यह टाटा की आप कह सकते हैं ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल मार्केट में पैठ मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है। अच्छा। दूसरी, सन टीवी नेटवर्क ने यूके की क्रिकेट टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को खरीद लिया है।
ये दिखाता है कि कैसे मीडिया कंपनियां स्पोर्ट्स में निवेश बढ़ा रही हैं। तीसरी, एशियन पेंट्स ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब CCI के जांच आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। और आखिर में वो वेदांता हिंदुस्तान जिंक और वाइसरॉय रिसर्च के बीच ब्रांड फीस वाला विवाद चल रहा है ना, हाँ, सुना है। उस पर पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक प्राइवेट लीगल ओपिनियन में वाइसरॉय की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बहुत ही घटनापूर्ण तिमाही रही है। कहीं दमदार नतीजे, कहीं रणनीतिक अधिग्रहण, कहीं लीडरशिप में बदलाव और कहीं विवाद भी। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां लगातार एक्सपैंड कर रही हैं, वहीं बैंकिंग जैसे सेक्टर में थोड़े मिले-जुले ट्रेंड्स दिख रहे हैं। सही कहा आपने। ये सब यही दिखाता है कि कंपनियां लगातार मौके बनाने और चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय हैं। जैसा कि भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मिट्टल ने भी कहा कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो लचीलापन है उसके बने रहने का भरोसा है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जिस तरह से कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां लगातार विस्तार कर रही हैं और नए-नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं, उसका लंबी अवधि में भारतीय बाजार के स्ट्रक्चर और कंपटीशन पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।